हरे कृष्णा। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको पता हो तो हम लोगों ने इश्यू से रिलेटेड एंट्री तो सीख रखी है कि प्रेफरेंस शेयर जब इश्यू होंगे तो क्या होगा। आज दिन आ गया है जब हम उसके रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी उनका पैसा उनको वापस कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि आप केवल फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम कर सकते हैं, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर हैं जो कि फुली पेड हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर है, एक ही तरीके के प्रेफरेंस शेयर हैं और पार्टली पेड हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइनल कॉल ड्यू करने की जो एंट्री होती है ना, शेयर या प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और पैसा रिसीव करने की अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल जो भी है, तो उससे वो बन जाएंगे फुली पेड। तब हम रिडेम्पशन के लिए आगे बढ़ेंगे, पार्टली पेड को रिडीम नहीं करना। या फिर मान लो क्वेश्चन में दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर दिए, दो अलग अलग तरीके के प्रेफरेंस शेयर दिए। एक प्रेफरेंस शेयर दिए जो फुली पेड है और एक दिए पार्टली पेड, और कुछ क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, कुछ क्लियर नहीं बता रहा है कि कौन सा रिडीम कर रहे हैं। अगर जब क्लियर नहीं बता रहा है, दो तरीके के हैं, तो हम मानेंगे कि फुली पेड रिडीम हो रहा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर दे तो मेरी किसी भी बात को मत मानना। क्वेश्चन कह रहे हैं हम दोनों रिडीम कर रहे हैं तो दोनों रिडीम हो रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं हम केवल फुली वाले रिडीम कर रहे हैं तो फुली वाले। लेकिन अगर फुली और पार्टली दोनों हैं और कुछ बता नहीं रहा, तो रिडीम कौन से हो रहे हैं, फुली। और केवल अगर पार्टली है, एक ही तरीके के प्रेफरेंस शेयर और पार्टली है, तो वही रिडीम हो रहे होंगे। तो हमारी ड्यूटी क्या है, उनको क्या बनाना पड़ेगा, फुली पेड। पार्टली पेड कभी रिडीम हो ही नहीं सकते, पहले उसको बनाना पड़ता है फुली पेड। तो सबसे पहले कॉपी खोलिए, कॉपी में हेडिंग डालिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यूनिट नंबर 5। उसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, नोट करके लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, नोट ओनली fully paid up preference share can be redeemed. Only fully paid up preference shares can be redeemed. ब्रैकेट में लिखिएगा that is only, क्या लिखा अभी आपने, ब्रैकेट में तो बताने ही वाले हम बता रहे हैं, हमें लगा तुम वो पूछ रहे हो, बताने का मौका तो दो। पहले क्या लिखा, ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। अब ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स, partly paid preference shares cannot be redeemed. Partly paid preference shares cannot be redeemed. अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर दिए, हर एक प्रेफरेंस शेयर है मान लो 100 रुपए वाला, और वो कह रहा है हम पूरा मांग चुके हैं 100 रुपए, थोड़ा थोड़ा करके अभी तक पूरा मांग चुके हैं। लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5000 प्रेफरेंस शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दी और आज रिडेम्पशन की बात आ रही है। तो हम जब रिडीम करेंगे तो हम 1 लाख प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं करेंगे, हम 95,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, क्योंकि 5000 वाले ने पैसा नहीं दिया, कॉल सिनेरियर है, उसको हम रिडीम कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वो पैसा दे। पैसा दे देगा अगर वो भी रिडेम्पशन से पहले, तो हम उसको भी रिडीम कर देंगे, नहीं दे रहा तो हम रिडीम नहीं करेंगे। या हो सकता है क्वेश्चन कहे कि उसको फोरफीट कर दो, तो फोरफीचर की एंट्री तो आपको आती ही है, वो तो आप सब सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आपने ये समझ ली। अब दूसरी चीज पहले समझो फिर लिखेंगे। जब भी प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करेंगे तो हम एक चीज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, सुनना, हम ये चेक करेंगे कि जितनी नॉमिनल वैल्यू के
हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड कर रहे हैं, जितनी नॉमिनल वैल्यू, क्या पकड़ना है, नॉमिनल वैल्यू, भले ही प्रीमियम पे रिडीम हो, पार पे रिडीम हो, हमें नॉमिनल वाली चाहिए। जितनी नॉमिनल वैल्यू के हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, वो दो चीजों के टोटल के बराबर होनी चाहिए, दो चीजों के टोटल के बराबर होनी चाहिए। एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, और दूसरा ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। क्या मतलब, मैं पहले लिखता हूं, आप भी इक्वेशन लिख लो, फिर और समझाने की कोशिश करता हूं इसको। आप भी लिखो एक लाइन छोड़ के, क्या लिखोगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिख लेना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, nominal value of preference shares to be redeemed must be equal to, equation टाइम में लिखो, equal to nominal value of fresh issue of shares plus transfer from free reserves to CRR। CRR का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आप फुल फॉर्म पूरे लिखिएगा सारे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू, दो चीजें, क्या, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, आप जैसे एफ आई मत लिखिए, आप फुल फॉर्म लिखिए, मैं बोल तो रहा हूं बार बार, नॉमिनल वैल्यू ऑफ एफ आई का क्या मतलब क्या है, फ्रेश इशू, है ना, आप फुल फॉर्म लिखिए, बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एफ आई आपको लगेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए तो 10 बार रिपीट करता हूं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स प्लस क्या किया है, ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर, ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिर से बोलूं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स प्लस ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। अब इसका मतलब क्या है, कैसे चेक करना है, और एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से यहां पे देखना। मान लो हम जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू है लेट से 1 लाख रुपीस की, जो टोटल प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने हैं, हमने एज्यूम किया कि उसकी नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख रुपए की, और क्वेश्चन कह रहा है सर, इसको रिडीम करने के लिए हम 1 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू का फ्रेश इशू कर रहे हैं, हम मान लो लेट से इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 1 लाख रुपए का, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन ने दी है 1 लाख। ऐसे में आप बताओ, आप सीआरआर कितना बनाओगे, फ्री रिजर्व से सीआरआर बनाना पड़ता है, फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जिनसे हम डिविडेंड बांट सकते हैं, उनसे हमें सीआरआर बनाना पड़ता है, मतलब जैसे जनरल रिजर्व डेबिट, भी एंट्री भी समझाऊंगा, वो भी लिखवाऊंगा, पीएनएल डेबिट, जो भी फ्री रिजर्व है उससे सीआरआर बनाना पड़ता है। क्या लगता है ऐसी में आपको कितने रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा, 1 भी रुपए का सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरा केस, क्वेश्चन कह रहा है सर 1 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, और हम 1 लाख का सीआरआर बना रहे हैं, आप बताओ फ्रेश इशू कितनी करने की रिक्वायरमेंट है, 1 भी रुपए की नहीं, 0। या फिर हो सकता है क्वेश्चन ऐसा कहे कि सर नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड 1 लाख है, जिसमें से सर हम 20,000 रुपीस का फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर्स का, तो बताइए सीआरआर। हाँ, अगर आपने ये चीज सही से चेक कर ली तो एंट्री में गलतियां नहीं होंगी। एंट्री करने से पहले हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि जितनी, ये हमारी इक्वेशन पूरी होनी है हर हालत में, जितनी नॉमिनल वैल्यू के, हमने देखिए दोनों जगह नॉमिनल वैल्यू पकड़ी है, यहां पे भी नॉमिनल वैल्यू लिखा है, वहां पे भी, मतलब भले ही आप शेयर्स प्रीमियम पे क्यों ना इशू कर रहे हैं, आप देखिए हमने
टोटल अमाउंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? नॉमिनल वैल्यू। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसे और समझ में आएगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम मस्ट बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। किस चीज का? फ्रेश इशू। क्या लिखा है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ, हाँ, शेयर्स लिखा है, डिबेंचर नहीं लिखा है। इस इक्वेशन के लिए शेयर चाहिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर प्लस क्या लिखा है? ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। ठीक है, अब बात करते हैं सर ऐसे में एंट्रीज क्या होंगी वो भी सीख ले। जब ये भी सीख लेंगे तो क्वेश्चन फटाफट होने लग जाएंगे। एंट्रीज पहले समझाता हूं आपको, फिर नोट करने का बकायदा मैं आपको टाइम दूंगा। ये मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए इजी फॉर्म में, कि आपको एक बार अगर एंट्री समझ में आ गई तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको टेंशन नहीं होगी। हो सकता है वो क्वेश्चन में सीआरआर ना बनना हो, सिर्फ फ्रेश इशू होना हो सकता है फ्रेश इशू ना होना हो, सिर्फ सीआरआर बनना हो सकता है दोनों होने हो। तो मैंने एक ही बार में सारी चीजें लिख दी कि बच्चों को सिंपल फॉर्म में कैसे समझाऊं, मैं सोच रहा था तो मैंने ये बनाया। आपको मैं भी नोट कराऊंगा, पहले समझा देता हूं। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। जनरल एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्या क्या एंट्री होंगी सर? अगर हमें फ्रेश इशू करना पड़ा शेयर्स का, तो सर फ्रेश इशू अगर हम करते हैं यानी शेयर्स इशू करते हैं, लेट्स से इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं मान लो, उसकी एंट्री हमें आती है। वैसे तो क्या होती है एंट्री? हाँ देखो, अब मैंने यहां पे, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने यहां पे एक एंट्री लिखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप चाहो तो इसको एक में भी कर सकते हो, आप चाहो तो दो एंट्री में भी कर सकते हो। दो में करोगे तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, ये जो हमने टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, ये जब, हाँ इतना तो आप लॉजिक लगा ही लोगे ना, हमने ये मान के किया है कि हम पढ़े लिखे बच्चों को सिखा रहे हैं, उन बच्चों को जिनको हम पिछली वाली यूनिट सिखा चुके हैं, उनके लिए नोट्स बनाए हमने, है ना। रिक्शे वालों के लिए थोड़ी ना बना दिए या बाहर जो चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हर जगह नहीं आएगा कि आपने आंखें बंद करके लिख दिया। अगर क्वेश्चन पार पे इशू हो रहा है, मतलब नया शेयर पार पे इशू हो रहा है, तो क्या टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? आंसर इज नो, सिर्फ टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। और प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो आएगा ही, और डिस्काउंट पे इशू होता नहीं, आप जानते हैं। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें भी हो सकता है कि क्वेश्चन में जो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में इशू कर रहे हो, फ्रेश इशू जो कर रहे हो, थोड़ा एप्लीकेशन के समय मंगा रहे हो, थोड़ा अलॉटमेंट के समय, थोड़ा लेट्स से फर्स्ट कॉल, थोड़ा सेकंड कॉल, तो फिर ये एंट्री जो पहली है ये अपने आप नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाएंगी। आपको इंस्टॉलमेंट की आती है, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दूसरी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरी हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चौथी हो जाएगी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंड ऐसे ही फर्स्ट कॉल। मतलब ये जो पहली एंट्री हम रट के नहीं बैठ सकते, ये एंट्रीज आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूं कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी रहेगा। बाकी क्वेश्चन बताएगा, अब क्वेश्चन में फ्रेश इशू होना ही नहीं है और आप एंट्री लिख के बैठ गए पहले ही, तो फिर हम एंट्री थोड़ी ना लिखेंगे ये वाली। तो ठीक है, अगर हम फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर का तो हमें जो एंट्री आती है वही करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या दो एंट्री में भी इसको करा जा सकता है। इज दैट क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहे कि सर हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, हमने कहा कि ना सर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, वह रिडीम करेंगे तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, पैसा वापस कर रहे हैं तो पैसा होना चाहिए। पैसे के लिए ही तो हम ये भी इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर, और हो सकता है तब भी हमारे पास पैसों की कुछ कमी पड़े और हम डिबेंचर्स भी इशू करें। डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी आपको आती है, क्या एंट्री होती है? हाँ, इधर देखना, ये देखना, ये अभी सब नोट कराऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और दो एंट्री में अगर आप करते हैं, अगर आप इसको दो में मर्ज करके चलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। ये एंट्री तभी करिएगा जब डिबेंचर इशू हो रहे हो, नहीं तो ये एंट्री स्किप हो जाएगी। 100 में से 90 क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, किसी में हो सकता है करनी पड़ेगी, डिबेंचर भी इशू कर रहे हो। लेकिन याद रखना, जब आप इक्वेशन चेक करोगे जो कॉपी में लिखी है, इक्वेशन में केवल हमने नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स लिखवाया है। भले डिबेंचर भी हम फ्रेश इशू कर रहे हैं, बट फॉर सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन कि सीआरआर कितना बनाना है सर, उसके लिए हम फ्रेश इशू शेयर्स का उठाएंगे, डिबेंचर का नहीं उठाएंगे।
एंट्री जरूर कर रहे हैं, बट दो अलग अलग बातें, इक्वेशन सेटिस्फाई करना और ये एंट्री करना अलग अलग बात है। समझ रहे हैं? आपने कॉपी में जो लिखा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स लिखा है और डिबेंचर नहीं लिखवाया है मैंने, क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है सर, एक बात बताओ, पूछो बेटा। सर अगर हमें सीआरआर बनाना पड़ा, सर सीआरआर क्यों बनाना पड़ेगा? क्यों बनाना पड़ेगा सीआरआर? वो इक्वेशन पूरी करने के लिए भी तो सिखाया कि हो सकता है कि तुम 1 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो और तुम फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो। तो फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो तो तुम्हें सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? ये केस देखो, सेकंड वाला, कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा? 1 लाख का। अब तुम जिसको यूज करके सीआरआर बना रहे हो वो डेबिट हो जाएगा। लेट्स से तुम जनरल रिजर्व यूज कर रहे हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नाम होता है सरप्लस, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ज्यादातर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या पीएनएल यूज होगा। हो सकता है कभी हमारे पास कोई और फ्री रिजर्व पड़े हो, जैसे कि हमने अपने यहां रिजर्व बना के रखा हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो अगर उससे बना रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन है उसमें कहीं नहीं दिया है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा करके चल रहा हूं। अगर उससे बना रहे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वो भी एक तरीके का रिजर्व होता है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अगर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू सीआरआर। ज्यादातर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या पीएनएल यूज होगा। तो जितने का सीआरआर बनाना पड़े, जैसे आखिरी केस देखो, आखिरी केस में कितना बनाना पड़ेगा? 80,000। तो फिर जो चीज से बना रहे, जनरल रिजर्व से बना रहे हो तो जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। क्वेश्चन बताएगा कि किससे बनना है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझाऊंगा। ठीक है, तो सर सीआरआर बनाने की क्या एंट्री होगी? सीआरआर बनाने की हमने एंट्री लिख दी है भाई, जो चीज तुम बनाना, जिससे बनाना उसको तुम डेबिट कर देना। मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पीएनएल डेबिट, सरप्लस डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू सीआरआर। मतलब क्या आप रटने बैठ जाओगे इसको? रटने बैठोगे तो दिमाग में इतना जोर पड़ेगा, रटने की जरूरत ही नहीं। जिस चीज को यूज करके बन रहा है वो डेबिट टू सीआरआर। यानी अगर मेरे को सिंपल रखना होता तो मैं इसको कहता जनरल रिजर्व डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर। बट थोड़ा सा और मैंने कहा बच्चों को सिखा दे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए ऐसा कुछ तो आप परेशान ना हो जाए। तो जिसको भी यूज करके आप बना रहे, बेसिकली फ्री रिजर्व्स को यूज करके बनाते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है वो रिजर्व्स जिनसे आप क्या बांट सकते थे? डिविडेंड। तो अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन कह रहा है सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000 का। क्वेश्चन कह रहा है सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पड़ा है 20,000 का और कह रहा है सर ये डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है, उससे डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। क्वेश्चन बता रहा है, क्या इससे हम सीआरआर बनाएंगे? आंसर इज नो। दूसरा केस मान लो कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, लिख रखा है ना, दिख रहा है आपको लास्ट वाला। मान लो क्वेश्चन करे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 20,000 का है और सर इससे डिविडेंड बांटा जा सकता है, तो हम सीआरआर बना सकते हैं? बना सकते हैं। मान लो क्वेश्चन करे सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 20,000 का है लेकिन उससे केवल 8,000 रुपए का ही डिविडेंड बांटा जा सकता है, बाकी 12,000 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स है। नॉन डिविजिबल समझ रहे हो, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो 8,000 से बांटा जा सकता है, तो हम इसको कितना यूज कर सकते हैं? 8,000। सब बताएगा सारी चीजें क्वेश्चन। तो जिससे बना रहे हो ज्यादातर जनरल रिजर्व या पीएनएल से बनेगा, वो डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर आप जब एंट्री करेंगे तो आप फुल फॉर्म यूज करेंगे, सीआरआर नहीं लिखेंगे एंट्री करते समय। क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा सर, तो सर एक एंट्री हो गई, फ्रेश इशू करनी है शेयर्स की, फिर उसके बाद आपने कहा सीआरआर, फिर उसके बाद आपने कहा कि हो सकता है डिबेंचर हो तो उसकी एंट्री। अभी एक बार सीख लीजिए फिर मैं आपके पास आऊंगा डाउट के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है सर, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि सर हम इन्वेस्टमेंट भी बेच रहे हैं, पैसों के जुगाड़ के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे मान लो अपने इंडिया में क्या होता है, एक सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है शादी का, होता है कि नहीं? इंडियंस में जो पेरेंट्स होते हैं उनका सपना होता है कि हम अपने बच्चे की शादी बड़े धूमधाम से करें। अभी आपके मम्मी पापा वो सपना देख रहे होंगे कि जल्दी से ये सीए बन जाए, है ना, थोड़ा सा टाइम हो जाए, हम इसको तुरंत, आप देखिए शर्माने भी लग गए, है ना, तो शादी कर दे। बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, जो माता पिता होते हैं वो वैसे ही चिंता करने लगते हैं। लड़कियों के केस में तो ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि अभी से पैसा जोड़ो इसकी पढ़ाई के लिए, इसकी शादी के लिए। तो पैसा जोड़ते हैं यानी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और जब शादी का दिन आता है तो वो इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, तोड़ देते हैं, पैसा आ जाता है। सेम तरीके से एक कंपनी क्या है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है। आप ये समझिए प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का मतलब शादी कर रही है।
ये लिख के कहीं नहीं आएंगे। अब शादी कर रहे हैं, पैसा चाहिए ना रिडेम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर आ रहे, बारात लेके आ रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पैसा कहां से आएगा? या तो हम इक्विटी शेयर इशू करके ला रहे हो, डिबेंचर इशू करके ला रहे हो, पैसा बैंक अकाउंट जहां जहां डेबिट होगा। ये क्वेश्चन कह रहे हो इन्वेस्टमेंट बेस, सब क्वेश्चन बताएगा, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट दी हुई है, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रही है 20,000 रुपए की, क्वेश्चन ने कहा हमने भी इन्वेस्टमेंट बेच दी 20,000 में। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री अगर हम ना भी सिखाते आपको, तो बच्चों को आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000। दूसरा केस इसी में ध्यान से, इन्वेस्टमेंट बेची 20,000 की आ रही है बुक्स में, लेकिन सर हमने बेची है ना, भगवान की राधा रानी की कृपा थी 25,000 की बिक गई। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हमने 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन जब बिकी तो मुनाफे में बिक गई 5,000 के प्रॉफिट में। तो यानी इसी एंट्री में हम सुटेबल मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000 और 5,000 का प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट बेचने पे। ये एंट्री बचपन में आती है, इससे रिडेम्पशन से कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉफिट होगा तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो पीएनएल डेबिट। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। उल्टा मान ले 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 18,000 की बिकी, लॉस हो गया 2,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000, और इन्वेस्टमेंट बिकी ही नहीं, ये एंट्री नहीं होगी। तो अभी तक मैंने आपको 4 सिखाई। पहली, इक्विटी शेयर फ्रेश इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, टू अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसको बताया एप्लीकेशन के थ्रू भी आप रूट कर सकते हैं। दूसरी मैंने सीआरआर बनाने की सिखाई, जो भी डेबिट कर रहे हैं वो डेबिट कर दीजिए टू सीआरआर। तीसरी मैंने कहा अगर फ्रेश इशू डिवेंचर करवा रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से अगर 10% डिवेंचर है तो टू 10% डिवेंचर, 10 12 जो भी है। और चौथी एंट्री भी सिखाई इन्वेस्टमेंट बेचने की। जब इतना काम हो गया, पैसों का इंतजाम हो गया, अब हम डिवेंचर्स को धूमधाम से बैंड बाजे के साथ रिडीम करने वाले। तो रिडेम्पशन के लिए हम ड्यू करेंगे, फिर उनका फेरे करवा देंगे, फिर पैसे दे देंगे, विदाई दे देंगे। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, अगली एंट्री रिडेम्पशन को पेमेंट के लिए ड्यू कर रहे हैं। अब सोचो ना, जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए थे तब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करी गई थी। जब भी इशू करे जाते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो आपको बताइए। आज आप उसको रिडीम कर रहे हो तो वो डेबिट हो जाएगी। आपको एक चीज अगर और याद हो, तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर छोड़ो, अच्छा वो छोड़ देते, कंफ्यूज हो गए। अगर आप प्रेफरेंस शेयर आज रिडीम कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेट्स से 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, आप पहला केस मैं मान रहा हूं 100 पे ही रिडीम कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, जितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मान लो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए इंटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो होंगे, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 100 रुपए। दूसरा केस हो सकता है, हम 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 105 में रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। अब जब प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो देखो एंट्री में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, 12%, 12 मैंने एज्यूम किया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो 100 से ही होगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 से डेबिट होगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 105। तो मैंने ये जो एंट्री लिखी, इसमें मैंने जानबूझ के एक ही एंट्री में प्रीमियम भी लिख दिया। क्या लिखा मैंने, पढ़ के देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उससे पहले परसेंटेज आ जाएगा 10%, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिडीमेबल वर्ड यूज नहीं किया होगा क्वेश्चन ने, तो हम भी नहीं यूज करेंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा होगा तो एक चीज और क्या डेबिट हो जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तैयारी हो गई है, विदाई कर देते हैं, पेमेंट कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, टू बैंक कर दोगे। क्या बात है, वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। इतनी बात समझ गए। और आखिरी में एक बात हमेशा याद रखना, विदाई के समय थोड़े आंसू तो बहाने पड़ेंगे, है ना, भले ही आपको अंदर से खुशी हो रही जा रही है, चलो चैन की सांस लेंगे लेकिन है ना, आपको थोड़े आंसू बहाने पड़ेंगे। आंसू का मतलब ये है, ये जो प्रीमियम तुमने डेबिट किया है, इसको राइट ऑफ करना आखिरी में मत भूलना। तो ये हमारी और आपकी बात है, इसको हम याद कैसे रखेंगे, आखिरी में आंसू बहाने वाली बात। इसको राइट ऑफ कैसे होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, ये जो खाता खोला है, हाँ इसी को ही, फालतू के आंसू नहीं बहाने हैं, है ना, यही वाले। हाँ,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन कह रहा है अगर जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर, ज्यादातर पीएनएल से राइट ऑफ होता है, तो जिससे राइट ऑफ हो रहा है वो डेबिट टू ये, ठीक, यानी आखिरी एंट्री हो जाएगी पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर। कभी कदाच हो सकता है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस हो तो वो डेबिट टू ये। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि आपने जो शेयर इशू करने हैं उसकी एंट्री कर लीजिए, तो आपने एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी आप, ये आती है ना, ये एंट्री तो नहीं बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। फिर मैंने कहा सीआरआर चेक कर लेना बनाना है कि नहीं। सेकंड एंट्री डिपेंड करती है, सीआरआर बनना होगा तो ही एंट्री होगी, नहीं बनना होगा तो एंट्री नहीं होगी। तो जिससे बनना है जनरल रिजर्व या पीएनएल जो भी बनना है उसको डेबिट करो, टू सीआरआर करो, खत्म करो। डिवेंचर इशू होने तो बैंक टू डिवेंचर करो, इन्वेस्टमेंट बेचनी है तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट होगा तो टू पीएनएल होगा, लॉस होगा तो पीएनएल डेबिट होगा। अगर उसके बाद यहां तक सारी तैयारी हो गई है, उसके बाद आप जा सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करने के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और आखिरी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। लेकिन उसके बाद एक काम और क्या करना है, थोड़ा आंसू बहाने की एक्टिंग करनी है, रिश्तेदारों को लगेगा प्यार था ही नहीं, तो एंट्री में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहां तक समझ गए। अब एक बात और सीख लो, ये जो हमने सीक्वेंस सिखाया आपको, जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में सीआरआर बनाने की जो एंट्री है ना, ये पहले ही यहीं कर रखी हो जहां हमने सिखाई। जो आंसर आप देखोगे, आपकी आदत है ना, आप आंसर मिलाते हो फिर परेशान होते, तो आप परेशान ना हो इसलिए हम पहले सिखा देते हैं। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है उसमें सीआरआर बनाने की एंट्री यहीं पे ही हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है सीआरआर बनाने की एंट्री ये पांचवी एंट्री के बाद करी हो। पांचवी एंट्री ये जो दिख रही है इसके बाद सीआरआर बनाने की एंट्री करी हो, और फिर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक किया हो। तो सीक्वेंस से परेशान मत होना, आप अपना सीक्वेंस कर सकते हो। ये जैसे इन्वेस्टमेंट बेचने की आपने एंट्री की बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो मैंने तो जानबूझ करके अपने में लिखा है कि पहले ही बेच दो, पैसे की तैयारी हो जाए, पैसे वाली सारी बातें बच्चों को एक साथ सिखा दे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले ये कर दिया हो, ये पांचवी वाली एंट्री जो दिख रही है ना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री करी हो। तो ऐसा नहीं कि हमें बुक के सॉल्यूशन को ही सीक्वेंस रखना है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप एक सीक्वेंस अपना ये दिमाग में रखिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम ये सीक्वेंस भी फॉलो करें या बुक का करें, दोनों बात बराबर है, एक ही बात है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप लोग नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है आप पूछ रहे थे तो वो पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आपको टाइम दे देते हैं। जब दो रिजर्व एक साथ होंगे तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, किस चीज के लिए, सीआरआर बनाने के लिए जनरल रिजर्व को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बताएगा जनरल रिजर्व और पीएनएल में हम जनरल रिजर्व को प्रेफरेंस देंगे सीआरआर बनाने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कौन सा बच्चा सबसे पहले नोट करता है। वैसे नोट करने में आप सबसे आगे हैं, है ना, स्कूल से लेकर के अभी तक। कई बार होता था एग्जाम में कोई चीटिंग करा रहा हो तो 1 मिनट के अंदर आप उसका पूरा पेज कट कॉपी पेस्ट कर डालते थे। तो देखते हैं कितनी जल्दी कौन बच्चा नोट करेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्हीं एंट्री पे बेस्ड करके हम लोग करने वाले हैं। हाँ, सेकंड दिखा देते हैं, पहली नोट हो गई, वेरी गुड। इसी में मैं जानबूझ करके फोर फीचर और इन सब की एंट्री नहीं लिखी। अगर किसी क्वेश्चन में फोर फीड करना होगा तो वो एंट्रीज हमें आती हैं। पहली वाली एंट्री बोला तो दो एंट्री में करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
कोई मनाही नहीं है। तीसरी दिखा देते हैं, वेरी गुड, बहुत तेजी में नोट करते हो आप लोग हैं। अभी सेकंड नहीं हुई, जल्दी टीपो बेटा, मान लो एग्जाम में कोई चीटिंग करा रहा हो तुमको, जल्दी टीपो। हाँ भी फोर्थ में जाएंगे बेटा, एक एक करके जाएंगे, सबको लेना पड़ता है ना साथ में। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, और तेजी में हाथ चलाते हुए। हो गई, तीसरी हो गई, ऊपर कर दें। नहीं, दूसरी हो गई, तीसरी कर ली, फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर की, वो भी हो गई। फोर्थ दिखा दें, ये कर ली, बैंक टू जितने परसेंट डिवेंचर, ठीक है, चौथी में आ जाओ। चौथी हो गई, पांचवी करो, डन। फिफ्थ भी हो गई, सिक्स करो, सिक्स भी कर ली, याद हो गई, इसका मतलब एंट्री अगर कर ली तो वेरी गुड, यही करना था। सिक्स करने के बाद सेवन कर लेना। जब सारी हो जाए तो इलस्ट्रेशन वन निकालो, जब सब कर लेना तब इलस्ट्रेशन वन चलो करते हैं। पांचवी एंट्री हो गई सभी की, ऊपर करें, सिक्स एंट्री और सेवेंथ एंट्री भी नोट करो, फटाफट खत्म करो। यानी टोटल 7 एंट्रियां हैं। कई बार हो सकता है इनमें से बहुत सारी एंट्री करने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे डिवेंचर इशू करने की एंट्री हो सकता है ना हो, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हो सकता है ना हो, सीआरआर बनाने की एंट्री हो सकता है ना हो। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो। मिल गया सभी को? पढ़े, पढ़ें कि पहले एंट्रीज कर ले? पढ़ें, अच्छा ठीक है, तो हमें लगा तुम लोग कुछ करने लग गए थे कि पहले आंसर कर लें फिर पढ़े। पढ़ो फिर। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008%, ये 8% क्या चीज है? काहे का रेट? डिविडेंड का। 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप। 5000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक है, यानी टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 5000 इंटू 100 कोई बच्चा कर पाएगा? 5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू हो गई प्रेफरेंस शेयर्स की। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। पार पे रिडीम कर रहे हैं,
by issue of sufficient number of equity share of ₹10 each fully paid up at par। कैसे रिडीम कर रहे हैं? कह रहा है सर हम सीआरआर नहीं बनाएंगे, हम फ्रेश इशू करेंगे शेयर्स का। आप समझ पाए कहां कह रहा है कि सीआरआर नहीं बनाएंगे? ये कह रहा है कि हम फ्रेश इशू करेंगे, इसका मतलब है कि सीआरआर नहीं बनाना। और कितना फ्रेश इशू करना है? बाई, ये क्या लिखा है? बाई द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर, मतलब जितनी जरूरत है। यानी आपकी वो जो इक्वेशन है ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, वो है 5 लाख रुपए, इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर प्लस ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। सीआरआर बनना नहीं है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कितने रुपए की चाहिए? 5 लाख की। हर एक शेयर, इक्विटी शेयर जो आप इशू करने वाले वो 10 रुपए का है, यानी नए इक्विटी शेयर 50,000 इशू होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बस एंट्री करनी है, कुछ नहीं। तो एक बात बताओ, आपने कॉपी में नोट करी है, पहली एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप एक एंट्री में करना चाहो कर सकते हो। कितने रुपए से होगी? 5 लाख। फिर उसके बाद रुक जाना, अभी लोग नोट करना, तुम करना कॉपी में आपने दूसरी एंट्री सीआरआर बनाने की नोट करी, जो हमने नोट कराई, वो करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरी डिबेंचर की नहीं करेंगे। चौथी इन्वेस्टमेंट बेचने की नहीं। तो जो पांचवी है वो यहां पे हो जाएगी हमारी दूसरी। लेकिन पांचवी जो कॉपी में लिखी है तुमने, उसमें तुमने डेबिट किया है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक चीज और डेबिट करी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वो यहां पे डेबिट नहीं होगा क्योंकि पार पे रिडीम हो रहा है। ठीक है ना? तो करो 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 करो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी एंट्री हो जाएगी 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तीसरी एंट्री में इसका पेमेंट हो जाएगा। तीन एंट्रीज में काम हो गया। वो सबसे आखिरी वाली रोने वाली एंट्री क्यों नहीं करी? जो प्रीमियम है ही नहीं तो राइट ऑफ कहां से करें उसको? ठीक है, 7 एंट्री में केवल 3 ही करनी पड़ी। दूसरी नहीं करनी पड़ी सीआरआर की, डिवेंचर की नहीं करनी पड़ी, 2 ये हो गई। इन्वेस्टमेंट की नहीं करनी पड़ी, 3। और सबसे आखिरी वाली राइट ऑफ वाली 4 एंट्री नहीं करनी पड़ी, इसलिए 3 करी। ठीक है, 3 एंट्रीज में काम खत्म। अब बताओ, आपको पढ़ के समझ में आ गया था क्वेश्चन में कि 3 ही एंट्री होंगी? एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे कि 3 ही होंगी, बाकी नहीं होंगी। क्लियर है सभी को? आगे चलें। क्या ये इक्वेशन लिख के दिखाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आपके अपने दिमाग के लिए है वो इक्वेशन, आपने लिख दिया। कहीं अगर कैलकुलेशंस करने पड़ जाएंगे तो बात अलग है। अब बताइए, इन 3 एंट्रीज में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हमसे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? पक्का? चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सी लिमिटेड हैड 10% redeemable preference share of ₹100 each fully paid up। कितने रुपए के हो गए टोटल? टोटल कितने रुपए के हो गए? 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू की बात हो रही है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब नया इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे वो 12 पे इशू करेंगे। ठीक है, आपको एंट्री करनी है। अब पहले हमको ये बताओ, तुम लोग कर तो लोगे लेकिन हमको बता दो, हमको थोड़ा कम आ रहा है ना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम कितनी है ना? 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख लिख दिया, 10 लाख रुपए। और सीआरआर बनाना है क्या? नहीं, तो हम लिख ही नहीं रहे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कितनी करनी है? 10 लाख। ये हमने क्या लिखवाया? नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर लिखवाया है कि प्रीमियम मिला के लिखवाया है? यानी याद रखना, जो तुम फ्रेश इशू करने जा रहे हो ना शेयर का, उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 लाख चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेंगे? 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू चाहिए इक्विटी शेयर की। हर एक शेयर 10 रुपए का है, नॉमिनल है। 12 का प्रीमियम मिला के अगर हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं कि कितने इक्विटी शेयर इशू करें, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे 10 से। 10 से, क्योंकि नॉमिनल के बराबर पकड़ना है इसको। 12 से डिवाइड मत कर देना, नहीं मामला खराब हो जाएगा। तो 10 से अगर डिवाइड करते हैं, 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू का शेयर, 10 से 1 लाख इक्विटी शेयर इशू होंगे। तो 1 लाख आएगा तो 12 लाख रुपए, 12 लाख कैसे आ जाएगा?
12 मिला करके प्रीमियम मिला के 1 लाख शेयर। तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर इंटू 12 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू बोलो ना 10 से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख इंटू 2 से। ये समझ में आया कैसे आया? क्योंकि हमें यहां पे 10 लाख चाहिए था इक्विटी शेयर कैपिटल में, जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे उतनी नॉमिनल वैल्यू का इक्विटी शेयर कैपिटल में चाहिए था। तो यहां हमें को 10 ही चाहिए था, इसलिए ऐसा किया गया। फिर दूसरी और तीसरी एंट्री जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करी वैसे ही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री नहीं होगी, सीआरआर बनाने की एंट्री नहीं होगी, डिवेंचर इशू करने की एंट्री नहीं होगी, इवन रोने गाने वाली भी एंट्री कोई भी नहीं होगी, खुशी खुशी विदाई करके नाचेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इसको चुप चाप लिख ले होमवर्क। अब आ जाएं आप मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन 3 में लिखिए होमवर्क, घर पे करना है, अपने अपने घर पे, किसी और के घर पे नहीं जाने का। ठीक है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 4 पे आओ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन पहले जरा लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इज इक्वल टू nominal value of fresh issue of shares plus transfer from free reserve to CRR। अब फिर से पढ़ना है, देखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे ₹9 का एक इक्विटी शेयर, लेकिन मिनिमम इशू करेंगे। मिनिमम मतलब कम से कम जितनी जरूरत हो, कम से कम का मतलब जितने में हमारी काम पूरा हो जाए। देखते हैं आगे। टू रिडीम क्यों करने वाले हैं? टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम पता चल गई कितने रुपए की? 5 लाख। ये तो पता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? 5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने। समझ पा रहे हैं ना? कि एक बार और लाइन पढ़ूं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9, बट पर्पस क्या है? टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर। The maximum amount of divisible profit, divisible मतलब जिससे डिविडेंड बांट सकते थे, फ्री रिजर्व स्टॉक कहते हैं। The maximum amount of divisible profit available for redemption is 3 लाख। कह रहा हमारे पास जो सीआरआर बनाने के लिए फ्री रिजर्व अवेलेबल है ज्यादा वो 3 ही लाख है। तो सीआरआर कितने का बनेगा? सीआरआर कितने का बनेगा? 3 लाख का। जो पूछे वही बताओ, 2 लाख ना बताओ। तो बताओ ना भैया, अब बताओ फ्रेश इशू कितने का होगा? 2 लाख रुपए का हमें फ्रेश इशू करना पड़ेगा। समझ गए बैलेंसिंग फिगर कैसे आई? 5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू में 3 लाख तो सीआरआर बन जाएगा, तो 2 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। आगे पढ़ो, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी। हमने कहा 2 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू का इशू करने, कह रहे नंबर बताओ टू एंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। ये जो इक्वेशन लिखी है ये सेक्शन 55 के हिसाब से लिखी है। ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली। कह रहा कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? पहले तो ऊपर देखो, हर एक शेयर पहली लाइन में बता रहा था कितने का इशू करोगे? ₹9 का। टू डिसाइड मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9। अगर हमें 2 लाख रुपए चाहिए तो हम, और हर एक शेयर ₹9 का इशू कर रहे हैं, तो कितने इशू करें? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। क्या किया तुम लोगों ने, हमको बताओ। 2 लाख को डिवाइड किया किससे? 9 से। कितना आया? लेकिन इसको ना ये डेसिमल में तो इशू हो नहीं सकते, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करके क्या बनेगा? हमेशा ये जो शेयर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, हमेशा जो भी शेयर्स वगैरह राउंड ऑफ होते हैं वो हाईएस्ट पे राउंड ऑफ होते हैं, लोअर पे राउंड ऑफ नहीं होता है। मतलब आखिरी में पॉइंट के बाद 2 ही भले ही आ रहा हो, लेकिन तब भी हम उसको हाईएस्ट पे राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि कम मंगा करके काम खत्म हो जाएगा, सेक्शन 55 वायलेट हो जाएगा। कम मंगाएंगे तो, ज्यादा मंगाने में कोई टेंशन नहीं है। तो यानी ये जो आएगा ये आएगा 22,223 कर दिया इसको।
222 लिख लेते तो गलत हो जाता, 223 लिख लिया तो ठीक है। अभी आ रहे हैं। तो ये तो शेयर्स का हो गया। एक चीज तो ये पूछ रहा था, इतने शेयर कह रहा था ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। तो इसका आंसर आया 22,223। अब आगे और भी कुछ पूछ रहा है, ऑल्सो डिटरमाइन, फिर निकालो नंबर ऑफ शेयर, फिर निकालो अगर कंपनी डिसाइड कर रही है टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ 50 ओनली, कि हम जो शेयर्स इशू करेंगे वो 50 के मल्टीपल्स में इशू करेंगे। मतलब अगर कंपनी कुछ भी ऐसा नहीं कर रही होती तो 22,223 शेयर इशू कर देती, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 50 में इशू करेंगे, मतलब आखिरी वाली दो चीजें, आखिरी वाली दो डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो 50 हो। तो अगर 50 करनी है तो इसको क्या करें, राउंड ऑफ करवाओ, 22,250। हमेशा हायर पे राउंड ऑफ करना, जीरो मतलब अगर कोई बच्चा देखो ऐसे भी कर सकता था, गलत गलत क्या कर सकता था, वो ऐसे राउंड ऑफ करता 222 और उसके बाद 00 कर देता। ये भी 50 का मल्टीपल ही है। 50 का मल्टीपल मतलब होता है कि वो चीज 50 से डिवाइड हो जाए। तो 22,200 भी 50 से डिवाइड हो जाएगा, आप करके देखोगे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा राउंडिंग ऑफ हायर साइड पे होगी। कम कैसे मंगा सकते हैं, ज्यादा मंगा सकते हैं। कम मंगा लेंगे तो 55 वायलेट हो जाएगा, इक्वेशन ही नहीं पूरी होगी। ज्यादा में कोई टेंशन नहीं है। तो दो आंसर निकले। अगर राउंडिंग ऑफ मतलब 50 में नहीं करनी, क्वेश्चन ना बोलता, तो 22,223 शेयर और 50 में राउंड ऑफ करके मंगाएंगे तो 22,250 शेयर। ये समझ पा रहे हैं हमने कैसे 250 कर दिया? आंसर आप देख सकते हैं। दो आंसर आ रहे हैं, एक ये आ रहा है 22,223, एक आ रहा है 22,250। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इजी है, पक्का? आगे चलें, आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 5। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 2,90,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस है 48,000, ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कैश जो पड़ा है बैंक में वो केवल 31,000 पे पड़ा है, बहुत कम पैसा पड़ा है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 each equity share of ₹2,25,000 and ₹100 each preference share of ₹65,000। इशूड कब हुए थे? 1 अप्रैल 21, उससे मतलब नहीं। कह रहे सर ये जो शेयर कैपिटल है ना ऊपर, कितनी है ये? कह रहे इसमें दो चीजें हैं। हमने कहा क्या क्या? कह रहे सर हम आपके लिए लिख रहे हैं, मतलब कि आपको समझ जाए। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 रुपए की, प्लस कितना बता रहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक बार चेक करो इन दोनों का टोटल इतना ही होता है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000, 2,25,000, 65,000, 290 होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 48,000। इसमें केवल एक ही चीज है, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब कुछ और नहीं है। ठीक है, पीएनएल है। आगे, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हम प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम कर रहे हैं वो पार पे रिडीम नहीं कर रहे, प्रीमियम पे रिडीम करें। कितने परसेंट प्रीमियम पे? 65,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर हैं, 10% प्रीमियम निकालें तो 6,500, 65,000 प्लस 6,500, 71,500। समझ पा रहे? 65,000 के प्रेफरेंस शेयर है, 71,000। हाँ ठीक है, और प्रीमियम हो गया आप कह रहे हैं जो वापस करना है 6,500, कितना? 70। आपको इतने पैसों की जरूरत है, कितने पैसे चाहिए? ये तो तभी तो वापस कर पाएंगे। अच्छा देखो जरा बैंक में पैसे पड़े कितने? हाँ 31 ही पड़े हैं, पैसे इतने हैं नहीं। पैसे चाहिए 71,500, पड़े बहुत कम है। क्वेश्चन बताएगा कहां से आएंगे, अपना नहीं लगाना दिमाग, क्वेश्चन बताएगा। देखते हैं क्या बताएगा। कह रहा है सर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कंपनी डिसाइडेड का टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। इन्वेस्टमेंट बेच खाएंगे, कितने की बेच देंगे? 15,000 की। आप देखिए जरा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही थी क्या? 18,500 की, बट बिकी 15,000 की, यानी 3,500 का लॉस है। एंट्री आपको आती है, मैं मानता हूं सर 15,000 का इंतजाम हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू फाइनेंस
पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स, जो पैसे पड़े हुए हैं ना, कितने पैसे पहले से पड़े हैं कंपनी फंड्स, मतलब जो पैसे पड़े कितने पड़े हैं 31,000, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बोल रहा है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। ये क्या बोल रहा है? 19,000 यूज कर सकते हैं, मतलब पूरा मत खत्म कर देना कह रहा है, पूरा खत्म कर देंगे तो व्यापार कैसे चलाएंगे, तो 31,000 में 12,000 छोड़ देना, बाकी यूज कर सकते हैं। तो कितना यूज कर सकते हैं? 19,000। तो एक मिनट जरा सोचिए ना, 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बेच के आ जाएगा, 19,000 अपना यूज कर सकते हैं क्योंकि 12,000 छोड़ देंगे, तो कितना हुआ? 34,000 ये हुआ। पर पैसे बहुत चाहिए, बहुत पैसों की जरूरत है। 71,500 में 34,000 का इंतजाम हो गया, बचे कितने? डिफरेंस निकालो। 71,500 माइनस 34,000, 37,500 रुपीज और चाहिए। कहां से आएंगे इतने पैसे? आइए देखें। ये समझ पा रहे हैं? 37,500 और चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए। टू इशू minimum equity share of 50 rupees each share to raise the balance of funds required। बचा हुआ पैसे की जो जरूरत है वो इक्विटी शेयर इशू करके आ जाएंगे, और हर एक इक्विटी शेयर 50 का इशू कर देंगे। तो हमें 37,500 चाहिए। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, 50 का एक यानी कितने शेयर इशू कर देंगे? 750 शेयर इशू कर देंगे। यहां तक सब समझ गए? पक्का? तो पैसों का इंतजाम हो गया, पैसों का इंतजाम हो गया। अब एक बात और है, इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं, पूरी करनी पड़ेगी। इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख दूं, आप समझ जाओगे मैं क्या लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश, पहले क्या लिखा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाली लिखी जो रिडीम करनी है, ये फ्रेश इशू वाली है, और ये सीआरआर। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करने हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू कोई बच्चा बता पाएगा? क्वेश्चन में दी है जितनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू कोई बच्चा? नॉमिनल वैल्यू कितनी? 65,000 पक्का? चलो मैं अजीब सी शक्लें बनाने वाला था, आपने रोक लिया। नॉमिनल इक्वेशन के लिए तो नॉमिनल चाहिए, और ये भी तुमको पता चल गया है कि तुम फ्रेश इशू कितनी नॉमिनल वैल्यू का कर रहे हो। तुम कितनी नॉमिनल वैल्यू का फ्रेश इशू कर रहे हो? 37,500 की नॉमिनल वैल्यू का फ्रेश इशू कर रहे हो। बट बेटा हमको ना ये नहीं पता है कि सीआरआर कितना बनाए। 65,000 में 37,500 का ये हमें नहीं आ रहा, कितने का बनेगा? 27,500 का बनेगा। भाई बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, 65,000 में 37,500 माइनस कर दिया। समझ पा रहे हैं आप क्या हुआ? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमने फंड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाला कि शेयर कितने रुपए के इशू करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा सेक्शन 55 भी चेक कर लेते, वो वायलेट तो नहीं हो जाए। तो 65 के लिए, सेक्शन 55 के लिए हमने यहाँ पे 65,000 उठाया नॉमिनल वैल्यू। 37,500 कहां से उठाया ये समझ पा रहे हैं आप? इतने रुपए के इक्विटी शेयर इशू करने, ये आपने निकाला था 37,500, ये फिगर उठाई, तो बैलेंसिंग फिगर सीआरआर की हो गई। अब कुछ नहीं करना है, अब वही एंट्रीज करनी जो कॉपी में करिए। अब पहले तुम अपनी कॉपी खोलो जहां तुमने एंट्री लिखी है, हमको बताना इस क्वेश्चन में कौन कौन सी एंट्री होगी। आपने अपनी कॉपी खोल लेनी है और हमको बताते जाना है कौन कौन सी एंट्री होगी, है ना। एक मैं भी अपना यहाँ पे खोल ले रहा हूं तो आपको थोड़ा सा जल्दी ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले बताओ ये जो एंट्री है ये होगी, यहाँ पे क्या एंट्री होगी? बैंक, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं इसी में काट पीट रहा हूं, आप नहीं काटे, आप तो जब करेंगे घर पे तो एंट्री करेंगे। कितने से होगी ये? 37,500 रुपीज के शेयर इशू कर रहे थे आप, 37,500 ही तो निकाला था, 750 शेयर निकले थे, हर एक शेयर 50 का, तो 750 इंटू 50 से यानी 37,500 से। दूसरी एंट्री ये होगी क्या? होगी। सीआरआर बनाओगे, किससे बनाओगे? क्योंकि है ही हमारे पास वो, तो बाकी कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना निकाला था अभी? 27,500 से। तीसरी होगी? नहीं होगी। चौथी होगी? होगी इन्वेस्टमेंट बेचने की। कितने की बिक रही? 15,000। बैंक में डेबिट 15,000, लॉस है प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 3,500 का, और इन्वेस्टमेंट थी, इसमें भी कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। पांचवी एंट्री में रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल परसेंटेज लगा लेना, कितने परसेंट दिया था जो भी लगा लोगे ना, 8 10% दिया क्वेश्चन में, कितने परसेंट दिया है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का रेट? नहीं दिया है तो मत लगाना तुम लोग भी अगर नहीं दिया है। अच्छा कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू?
प्रीमियम वाला डेबिट होगा 6500 से, और ये 71,500। क्या बात है, वेरी गुड। फिर ये होगा कितने से? 71,500 से। फिर रोने का नाटक होगा, क्या डेबिट होगा, कितने से? खत्म हो गई, एंट्री हो गई, क्वेश्चन खत्म। तो अपने ने पहले क्या किया, वर्किंग करी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने, दूसरी वर्किंग इक्वेशन की चेक कर ली, फिर उसके बाद एंट्रीज का सीक्वेंस आपको पता था, उसमें पुट करते चले गए। अब बताओ हो जाएगा? अब हो सकता है इसमें जब आप इनका सॉल्यूशन देखो तो आप कहो कि यार इन्होंने पहले ये कर दी बाद में वो कर दी, तो परेशान मत होना, इनकी भी ठीक है आपकी भी ठीक है, पहले ऊपर नीचे इन्होंने कुछ और कर रखी हो सकता है। देखते हैं क्या करिए। इन्होंने पहले तो यही करी बैंक, अच्छा अब देखो इन्होंने दो में करी इसको। पहली एंट्री जो करी है क्या करी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर क्या करी, तो कहीं पे दो में कर रहे हैं कहीं एक पे, आपको मैंने पूरी छूट दे दी, आपको जो मरे दो में भी कर सकते हैं एक में भी। फिर उसके बाद इन्होंने पहले ड्यू कर दिया, आपने कौन सी करी पहले, सीआरआर बनाने की, सीआरआर बनाने की इन्होंने यहां करी है। तो परेशान मत होना, सीक्वेंस से परेशान मत होना, आप अपना एक सीक्वेंस याद करो तो ही एग्जाम में हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने किसी क्वेश्चन में कुछ सीक्वेंस किया, किसी में कुछ किया, मैंने जो आपको लिखवाया है वो सबसे बेहतर है, मैं तो यही कहूंगा, अपनी बुराई कौन करता है। ठीक है, समझ गए हैं, आप सीख गए हैं पक्का। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट बेचने की है, और ये है, और आखिरी में तो ये है ही। ठीक है सर, ये एंट्री सब सिखा चुका हूं, टेंशन बिल्कुल ना लेना। 6 आपका होमवर्क है, मैं पढ़ा बस दे रहा हूं आपको, हो जाएगा, इजी है। एक्सट्रैक्ट दिया है जिसमें से 40,000 इक्विटी शेयर हैं 4 लाख रुपए के, हमें उस पर फर्क नहीं डालना, प्रेफरेंस देखते हैं। 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए के, यानी टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, रुचि मिल गया आपको, मिल गया ना बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है। ऑन 1 जनवरी 2023 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार। प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, किस पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए ही वापस करने, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, नॉमिनल वैल्यू कहां थी, ऊपर दी थी, 1 लाख वापस करने। कैसे वापस करने, माई यूटिलाइजेशन ऑफ, यानी फ्रेश इशू। तो 1 लाख रुपए का सीआरआर बनेगा, इसका मतलब अब किससे बनाए, हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है। कैपिटल रिजर्व से सीआरआर, कैपिटल रिजर्व से सीआरआर नहीं बनता, सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर नहीं बनता, जिससे डिविडेंड बांट सकते उसी से बन सकता है, तो इन दोनों से बांट ही नहीं सकते। जनरल रिजर्व से बन सकता है, कितने का बनेगा, जनरल रिजर्व पूरा से 75,000 यूज कर लेंगे, और पीएनएल 25,000 यूज कर लेंगे, टू सीआरआर। मतलब एंट्री आपने बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप पहले ये करना है, सबसे आखिरी में करिए, सीक्वेंस कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ, जनरल रिजर्व 75, पीएनएल 25, टू सीआरआर। उसके अलावा पहली एंट्री जो आपने कॉपी में 7 एंट्री लिखी, इक्विटी शेयर इशू करने की, वो होगी नहीं, सीआरआर की आपने कर ली, तीसरी एंट्री आपने डिबेंचर की, वो होगी नहीं, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी नहीं, उसके बाद कौन सी होगी फिर, रिडेम्पशन ड्यू करने की, रिडेम्पशन आप ड्यू कर लोगे, पार पे है, फिर पेमेंट कर दोगे, आखिरी वाली एंट्री रोने गाने वाली, क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। इजी है क्वेश्चन, पक्का, कोई टेंशन किसी को, आज ही लगा लेना, इतिहास गवाह है कि बच्चे कल तक भूल जाते हैं। इलस्ट्रेशन 7 अगेन इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। सी लिमिटेड हैड 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप है, कंपनी डिसाइड कर रही है कि इनको रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, मतलब नॉमिनल वैल्यू तो 3 लाख रुपए हो जाएगी, 3 लाख समझ में आई, 3,000 इंटू 100 प्लस प्रीमियम 10% बोले तो, यानी टोटल वापिस करना है 3 लाख। अब क्वेश्चन बता रहे कहां से पैसा आ रहा है, बताओ भैया। 25,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, सब इशू कर रहे हैं 10 रुपए का, तो 2.5 लाख रुपए यहां से आ गया। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं, यहीं तनिक रुकते हैं। इक्वेशन में नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम कितनी है, 3 लाख की, वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कितनी है, 2.5 लाख, सीआरआर 50,000। क्या बात है, सीआरआर 50,000 बनाना है, आप लिख के कर लेना, इक्वेशन हो जाएगा ना। डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख रुपए के, इक्वेशन के लिए डिबेंचर नहीं लेते, लेकिन डिबेंचर की एंट्री दिखाएंगे इशू करने की। और क्या है, बस द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल दे वांट, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब सीआरआर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं जितनी जरूरत हो।
तो अब आप देखो, पहली एंट्री तो आपकी वही 2.5 लाख रुपए की शेयर की हो गई। दूसरी एंट्री आप सीआरआर बनाने की करोगे, कितने की बनाओगे? 50,000। किससे बनाओगे? पीएनएल से, तो पीएनएल टू सीआरआर। तीसरा डिबेंचर इशू कर दोगे, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बेचनी नहीं है, रिडेम्पशन कर दोगे। रिडेम्पशन करने के बाद आखिरी में इसको क्या करोगे? राइट ऑफ कर दो। कोई डाउट है? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा इन्होंने। बढ़िया 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 बढ़िया। कह रहे क्वेश्चन में तो सर मेंशन नहीं है क्या कि पीएनएल से सीआरआर बनाना है। आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, ना ही क्वेश्चन में कहीं पे दिया है कि पीएनएल का कितना बैलेंस है, बट क्वेश्चन ने ये बोल दिया, ये पढ़ो, जो हमने गोला लगाया मतलब प्रॉफिट्स है सफिशिएंट, मतलब जितनी तुम्हें जरूरत। हाँ पर्याप्त, क्या बात है, इतनी इनकम को नहीं आया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, अच्छा बोले, सही, हाँ पर्याप्त प्रॉफिट्स है, थैंक यू। ऐसे आप लोग मेरी मदद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो पर्याप्त, जितनी जरूरत, पर्याप्त कितनी आपको जरूरत है? 50,000 प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स है मतलब क्या माने, जनरल रिजर्व माने कि पीएनएल माने, ज्यादा बेटर क्या है? पीएनएल, तो हमने पीएनएल मान लिया, ठीक है, पर्याप्त पीएनएल है। अरे वाह, क्या बात है। टोटल इलस्ट्रेशन चेक करिए। अब ये पूरे चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, मतलब 8 9 10 हो जाएंगे, जितनी एंट्री। बस आपको फोकस क्या करना है, दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक चीज ये ध्यान रखना कि आप जितने रुपए के रिडीम कर रहे हो उतना पैसा अवेलेबल है कि नहीं, चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा था 50,000, आप पेमेंट करके बैठ गए 1 लाख का, तो वो चेक कर लेना पैसा है कि नहीं है। दूसरा इक्वेशन, और तीसरी अपनी एंट्रीज का सीक्वेंस। उतना याद कर लोगे अगर दिमाग में, चाहे कैसा क्वेश्चन आ जाए रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का, आप कर लोगे। बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़िए इलस्ट्रेशन 8, रीड करिए। है क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन 8 में? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली पेड अप। एंड प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 के ये भी फुली पेड अप है। टोटल कितने रुपए हो गए? 1 लाख। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व है 80,000 का। मैं थोड़ा सा समराइज वे में लिख लेता हूं, क्योंकि बार बार पूरा पैरा कौन पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की। जनरल रिजर्व है बेटा कितने रुपए का? 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए का है? 20,000। और क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 10,000 का। 10,000 ये लिखा है। अच्छा बाकी क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच ₹5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कह रहा 10,000 में से 5,000 रुपए अवेलेबल नहीं है, तो कितने अवेलेबल है? तो हम यहां पे अपनी समरी के लिए IAR लिख के 5,000 लिख रहे हैं जो अवेलेबल है। जो अवेलेबल ही नहीं है उसका हम करेंगे ही क्या? ये समझ गए? 5,000 कैसे अवेलेबल हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको हम लिख ही नहीं रहे। कैश और का बैंक में जो बैलेंस है, अरे वाह 98,000, बहुत पैसा है, 98,000 रुपीज बैंक में पड़ा हुआ है। ये सब अपने नॉलेज के लिए मैं लिख ले रहा हूं कि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे रिडीम करने, मतलब 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है और 10,000 का प्रीमियम है। टोटल पैसों की जो जरूरत है भैया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम करने, मतलब समझ गए ना, ये ना भी लिखेंगे तो आप समझ रहे हो। 1,10,000 समझ गए सब लोग? 10,000 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा 10,000 का प्रीमियम जो होता है ना, वो सबसे आखिरी में तुम राइट ऑफ भी तो करते हो। किससे राइट ऑफ करते हो? पीएनएल या जनरल रिजर्व, जो भी तुम चाहो। जब तुम सीआरआर बनाना ना, तो 10,000 छोड़ के बनाना। नहीं समझे? सारा रोना अगर पहले ही रो दोगे तो आखिरी में रोने के लिए आंसू ही नहीं बचेंगे। नहीं अभी अभी आएंगे सीआरआर कितने का बने कितने का नहीं। हम तो ये कह रहे हैं ये जो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, जनरल रिजर्व, पीएनएल और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसमें से जैसे जो पीएनएल 20,000 है ना, 20,000 में हम पहले ही 10,000 रुपए किनारे हटा देंगे, 10,000 रुपए यूज नहीं करेंगे।
क्यों नहीं यूज करेंगे? सबसे आखिरी एंट्री हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट, सबसे आखिरी रोने वाली, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो कितना प्रीमियम है? तो पीएनएल से 10,000 रोकोगे तभी तो वो एंट्री करोगे। यानी अब पीएनएल जो हमारे पास अवेलेबल है वो केवल 10,000 का है। आगे पढ़ते भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पावर। कह रहा इक्विटी शेयर भी इशू कर देना। कितने करना वो नहीं बताया, तो जितनी जरूरत पड़ेगी उतने करेंगे। आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सब यूज कर लेना, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट इज सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व विच शुड नॉट बी यूटिलाइज। जनरल रिजर्व में कितने छोड़ देना? अब इधर आओ, यानी जनरल रिजर्व, तो मैं इस 80 को 60 कर दूं। हाँ तो 80, 20 छोड़ने तो बचे 60। तो हम जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे 60,000 का, पीएनएल 10,000 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 का, 75,000 यूज कर लेंगे सीआरआर बनाने के लिए। अब इक्वेशन में आते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम बोलिए 1,00,000। 1,00,000 में 75,000 का सीआरआर है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 25,000। और शेयर्स कितने पे इशू होने? पार पे इशू होने। तो यानी पहली एंट्री शेयर इशू करने की, इधर आओ, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। फिर उसके बाद ये एंट्री समझ में आ रही? सीआरआर बनाने की, जनरल रिजर्व 60,000, 80 क्यों नहीं यूज करी? 20 रोकने थे। पीएनएल 20 क्यों नहीं यूज किया? 10 क्यों यूज किया? 10 आखिरी वाली एंट्री के लिए रोकना था, सारे आंसू पहले नहीं बहाने का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 टू सीआरआर। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल है, ये आप कर लोगे। 1,00,000 ये, 10,000 ये, 1,10,000 पेमेंट कर दोगे, रोने वाली एंट्री हो जाएंगी। बोलो समझ में आ गया आपको? पक्का? तो क्वेश्चन सब आसान है अगर आप कर पाए तो। इलस्ट्रेशन 9 देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। हाँ 9 में एक चीज देखो तुम, 50,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 के, लेकिन अभी पेड अप कितने हैं? तो पहले इनको फुली पेड बनाने के 30 रुपए मांगोगे और 30 रुपए लोगे। 50,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 30, 50,000 इंटू 30 कितने? कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है। 15 लाख होगा ना 50,000 इंटू 30 रुपए। नहीं कह रहे, नहीं ऐसा नहीं, 1.5 होगा। लड़ लो बैठ के। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 8% प्रेफरेंस शेयर, मतलब 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। बताओ ये दो एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएंगी, यस और नो? अब क्या बन गई? ये फुली पेड हो गए। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, सीआरआर दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, बैंक दिया है। जनरल रिजर्व जो हमारे मतलब का है 50 लाख है, बैंक में बहुत कम पैसे पड़े हैं, बैंक में 15 ही लाख पड़े हैं। अच्छा देखते हैं क्या बोल रहा है। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू हो चुकी है 50,000 इंटू 100। अब कितनी हो चुकी है? अब 35 लाख थोड़ी ना है, जब तुमने 15 लाख और मंगवा लिए 50 लाख। 5% प्रीमियम वापिस करने हैं। 50 लाख का 5%, 2.5 लाख। 2.5 लाख का प्रीमियम, मतलब तुम्हें बहुत पैसे चाहिए। कहां से आएंगे इतने पैसे? 52,50,000 ठीक लिखा है ना हमने? आगे देखते हैं, क्वेश्चन खुद बताएगा क्या करना है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन कंपनी मेक्स अ राइट इश्यू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 110 पर शेयर, ₹20 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। मतलब फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर का। कितने कर रहे हैं ये खुद बता दिया क्वेश्चन ने। कितने शेयर फ्रेश इशू कर रहे हैं? 50,000 शेयर फ्रेश इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का 110 पे इशू कर रहे हैं, और वो भी पूरे एक साथ नहीं ले रहे। 20 रुपए एप्लीकेशन के समय, 35 रुपए अलॉटमेंट के समय। 35 में प्रीमियम मिला है, कितना मिला होगा? 10 रुपए का, यानी 25 की नॉमिनल, 10 का वो, और बैलेंस 20 और 35 55, 110 में 55 गया, 55 रुपए आखिरी में लेंगे 1 जनवरी को। अभी नहीं ले रहे हैं, 1 जनवरी 23 को। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बाय 31 मार्च। पैसा मिल गया है अलॉटमेंट का 31 मार्च को। याद करिए, याद समझिएगा, फर्स्ट कॉल का, आखिरी कॉल का पैसा नहीं लिया है हम लोगों ने अभी, क्योंकि वो कब लेना है? 1 जनवरी 23 को। और क्वेश्चन ऊपर बता रहा था डिबेंचर मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने 31 मार्च 22 को। प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब होने? 31 मार्च 22। फाइनल कॉल ड्यू मत करना है, यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है अभी।
प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए आफ्टर फुलफिलिंग नेसेसरी कंडीशन, सेक्शन 55 मतलब वो इक्वेशन ना भी बोले तो चेक तो करनी वैसे भी है, और डेट कॉलम इग्नोर करना है। बहुत बढ़िया बोला, आप कौन सा डेट बना ही रहे थे। आओ इधर आओ, हमको जो जो पूछे वो बताना। कितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर तुम रिडीम करने वाले हो? कितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो? 50 लाख रुपए। कितनी नॉमिनल वैल्यू का फ्रेश इशू करोगे शेयर्स का? कितनी नॉमिनल वैल्यू का फ्रेश इशू करोगे? उसमें वो ही पकड़ना जितना पैसा तुम मंगा लोगे, फाइनल कॉल मत पकड़ना, वो तो मंगाया ही नहीं। सेक्शन 55 तो कहता है इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करो फिर रिडेम्पशन करो। तो यानी हमने 20 रुपए ये नॉमिनल वैल्यू का मंगा लेंगे और 25 ये, हम 35 नहीं उठा रहे, हम 25 उठा रहे नॉमिनल। 20 और 25 45, 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। 50,000 शेयर इंटू 45, 22,50,000 का नॉमिनल वैल्यू हो रहा है फ्रेश इशू का। आप समझ पा रहे हैं हमने कैसे किया? 50,000 इंटू 45 किया है, 100 नहीं किया, क्योंकि आखिरी के 55 तो अभी मंगा ही नहीं रहे हैं। सर सीआरआर हमको खुद नहीं आता, सीआरआर कितना बनाए? डिफरेंस निकालो, 27,50,000 का। अब एक बात और बताओ, ये जो तुम फ्रेश इशू करोगे इसको एक ही एंट्री में करोगे कि इसको टुकड़ों में करना पड़ेगा? 4 एंट्री तो तुम्हें करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन मनी मंगाने की, एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी मंगाने की। वो तुमको आती आती कि नहीं आती है? यानी ये 2 तो हो गई, ये 2 होंगी, उसके बाद अगली 4 पे पहुंचे। ये 2 में आपने फुली पेड बनाया, फिर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये 10 लाख कैसे आया? 50,000 शेयर इंटू 20 रुपए, फिर 10 लाख को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 इंटू 35, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? इंटू 25, और इसमें 10। ठीक है, फिर बैंक टू ये, यानी इतना एंट्री कहां से कहां तक? ये एंट्री जो ग्रीन से हम यहां से ये, इतनी एंट्री हो गई फ्रेश इशू की। फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई है क्योंकि डेट नहीं आई है फाइनल, तो फाइनल कॉल की भी वो 2 एंट्री करते। सीआरआर कितना निकाला था तुम लोगों ने? 27 लाख। सीआरआर बन गया जनरल रिजर्व टू सीआरआर। सर जनरल रिजर्व से क्यों बनाया और पीएनएल से क्यों नहीं बनाया? पीएनएल है ही नहीं। देखो यही चीजें तो तुम्हारे पास थी, इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम से तुम बना नहीं सकते, सीआरआर से सीआरआर बनता नहीं है, तो किससे बनेगा? जनरल रिजर्व था इतना 50 लाख का था, हमें तो यूज कितना करना था। हाँ तो बता रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, सीआरआर बन गया। उसके बाद तो तुमको पता है ड्यू कर लोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू, प्रीमियम डेबिट करोगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और आखिरी में रोने वाली एंट्री इन्होंने जनरल रिजर्व से क्यों करी? पीएनएल से क्यों नहीं रोए हैं? ये पीएनएल है ही नहीं। तुम लोग के साथ ऐसा तो नहीं होता है कि क्लास में समझ में आ जाता, फिर घर जब जाते हो तो कुछ भी समझ में ना आता हो? ऐसा होता है क्या तुम लोगों के साथ? सेशन भी होता है तो क्लास में और ज्यादा अटेंटिव बैठा करो, है ना? और किसी के साथ ऐसा होता है? कब जाते हो घर, जाके कब लगाते हो? तुरंत करते हो ना, बाद में खाना खाते हो ना? हाँ तो फिर तुम्हारे साथ नहीं होती होगी दिक्कत, तुम्हारे साथ दिक्कत होती है फिर? नहीं, उनके साथ दिक्कत होती होगी जो पहले खूब सारा 4-5-10 रोटी खा डाले, अब आ रही नींद, अब चलो पढ़ने बैठते हैं, तो कहाँ से दिमाग लगेगा? ठीक है, तो पहले पढ़ाई किया करिए। हाँ अगर आपको लग रहा है कि बिना खाए बेहोश हो जाएंगे तो उतना खा लीजिए कि आप जिंदा रहें, उतना खा लीजिए, थोड़ा सा अल्पाहार खाओ। ठीक है, बस खत्म। इलस्ट्रेशन 10 तुम्हारा होमवर्क है। तो ये यूनिट आपकी खत्म हो गई, आज कर लेना आप पूरा, सारे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिकल वगैरह। डाउट होगा तो है, प्रैक्टिकल एक ही है? अरे तो बहुत बढ़िया, बधाई हो, है ना? तो अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट टर्म पे बता देंगे, नहीं तो अगले यूनिट पे चलेंगे। ठीक है, हाँ डाउट है, पूछिए पूछिए, इसी में ही? अच्छा इसमें नहीं, चलो इसको बंद करते हैं, थैंक यू।